जैसे आपने देखा होगा मूंगफली के दाने में भी होता है, वो कड़वा कड़वा लगता है। मूंगफली का दाना कभी कभी आपने खाया होगा, कभी मतलब कभी न कभी एक आध दाना ऐसा आ जाता है अगर आप मूंगफली फोड़ के खाते हैं तो वो अफ्लाटॉक्सिन होता है। तो वो जो अफ्लाटॉक्सिन है वो आपका कार्सिनोजेनिक है, बिल्कुल कार्सिनोजेनिक है, ग्रोथ को कम करता है, कैंसर की वजह कैंसर कारक कार्सिनोजेनिक भी, बनता जी है। कैंसर कारक भी है। तो ये आप पोल्ट्री को खिलाएंगे, पोल्ट्री में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। विश्व में अगर बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली फसल मक्का है, 1230 मिलियन टन के आसपास होती है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है तीसरी फसल है, सबसे तीसरी सबसे बड़ी वो है? तीसरी ऐसा था ना, जब हम तीसरी में पढ़ते थे तब तीसरी थी। तो विश्व की सबसे बड़ी जो फसल है वो मक्का है। वो मक्का है। हाँ, चावल नहीं है? चावल नहीं है। मक्का से अमेरिका में 4000 प्रोडक्ट के आसपास बनते हैं। हमारे 4000 देश प्रोडक्ट हाँ, मक्के हमारे से? देश में भी 2000 के आसपास अभी प्रोडक्ट बन रहे हैं जो मक्का से डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप टूथब्रश करते हैं इससे लेकर पेपर इंडस्ट्री में बच्चे की सिरप बनाते हैं। हमारी जो टेबलेट होती है, टेबलेट के ऊपर लिखा होता है 10 mg। mg का मतलब 1 ग्राम के अंदर 1000 mg होते हैं, मिलीग्राम। तो उसके अंदर फिर 10 mg वो डाल के फिर फिलर डालते हैं, तो वो स्टार्च होता है कॉर्न। फिर आप ग्लूकोन डी पीते हैं या जितनी भी ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती है। तो ऐसे जो आपकी जनरल पब्लिक के यूज होता है उसमें आप बिस्किट लेंगे, बिस्किट के ऊपर स्टार्च मिलाते हैं तो उसमें थोड़ा कड़कपन आ जाता है। ऐसे ही पेपर इंडस्ट्री में स्टार्च मिलाते हैं तो उस कड़कपन आता है। जो पहले जो पेपर और ये होते थे वो बिल्कुल एकदम ऐसे होते थे, जल्दी लिखोगे तो फट जाता था ना। तो आज की डेट में ऐसे पेपर बन रहे हैं। तो जिस पेपर पे हम लिख रहे हैं उसमें मक्का है, मक्का का स्टार्च है। हम लोगों ने ये पर्सपेक्टिव प्लान बनाया, 30-35 तक भी हमने 650 से 750 लाख टन मक्का पैदा करेंगे। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उस पर इतना करना है कि आपका आंकना है कि हमारा देश कितना पैदा कर सकता है। ठीक है, आप इम्पोर्ट तो आज कर लोगे, आज आप कह दोगे कि साहब मेरे को आज सस्ती मिल रही है, वो कल के दिन आपको महंगी मिलेगी। वो इम्पोर्ट वाला कह देगा मैं आज नहीं दूंगा, बात है। कल के दिन वो कहेगा मैं महंगी दे रहा हूँ, फिर आप क्या करेंगे? उसकी होगी, फिर वो मोनोपोली हो जाएगी और उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे। मैं बताऊँ जापान जैसा देश अभी मक्का के लिए दूसरे देशों पे निर्भर है क्योंकि वो उगा नहीं सकता। ऐसे काफ़ी उदाहरण हमारे पास है जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि मक्का जितनी चाहिए, एथेनॉल की जो जरूरत है मक्का पूरा कर बाकी इंडस्ट्री को बिना कोई अफेक्ट किए हुए इथेनॉल की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है और एक ऐसा इकोसिस्टम बन सकता है जिसमें किसानों को भी फ़ायदा होगा, इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होगा। अगर आप बात करें विश्व स्तर पे तो अमेरिका अकेला 150 मिलियन टन मतलब 1500 लाख टन मक्का से इथेनॉल बनाता है हर साल। भारत में किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने तक की यात्रा में दो महत्वपूर्ण फसलें हैं, एक है गन्ना और दूसरी मक्का। मक्के की यात्रा बहुत दिलचस्प है। पहले मक्का खाने के इस्तेमाल में ज़्यादा लाया जाता था, उसके बाद धीरे धीरे इसका ह्यूमन कंजप्शन कम हुआ और इंडस्ट्रियल कंजप्शन ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन अब एक नई क्रांति हो रही है, वो क्रांति है जो एथेनॉल के जरिए लाने की सरकार कोशिश कर रही है। उसमें यह है कि एथेनॉल प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मक्के की खपत बढ़ेगी, मक्के की खेती बढ़ेगी और जब खपत बढ़ेगी, खेती बढ़ेगी और एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किसानों को ज़्यादा दाम मिलेगा। ये कोशिश है। दाम कुछ बढ़ा भी है और इसीलिए मक्के के जो खेती का एरिया है वो पिछले 4-5 साल में 20-22 लाख हेक्टेयर इंक्रीज हुआ है। एथेनॉल प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल है वो दो प्रमुख रॉ मटेरियल है, एक गन्ना है, दूसरा मक्का है, तीसरा टूटा चावल है, उससे भी एथेनॉल बन रहा है। लेकिन सरकार का फोकस है मक्के पे और गन्ने पे। तो आज हम बात करेंगे मक्के के लिए। मक्के का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कि एथेनॉल के लिए मक्के का हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है और उसके लिए जो भारतीय मक्का अनुसंधान केंद्र है लुधियाना में, उसको जिम्मेदारी दी गई है। तो मक्का अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर लाल जाट हमारे साथ हैं जो इस प्रोजेक्ट के हेड हैं और करीब 16 साल से मक्के पे काम कर रहे हैं। तो मक्के के जो अलग अलग पहलू हैं, चाहे वो इंसानों के खाने के लिए बात हो, चाहे फीड की बात हो या फिर एथेनॉल बनाने की बात हो, इन सब पे बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, अन्नगाथा की जो हमारी ये कड़ी है इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भारत सरकार ने एक आपको प्रोजेक्ट दिया है, उसमें आप लोग क्या क्या ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से खेती, जो मक्के की खेती का जो दायरा है वो बढ़ रहा है?
देखिए जो भारत सरकार ने जब 2023 दिसंबर में ये एग्री किया कि हम लोग मक्का को इथेनॉल में प्रयोग करेंगे। पहले जैसे आपने सही बताया कि ये खाद्यान्न फसल थी, लोग इसको खाते थे और खाने के बाद ये मुर्गी पालन और जो अपना पशुपालन है उसके लिए जो खाद्यान्न बनता है, फीड बनता है, उस उद्योग में गई 50-60% उसमें यूज होती थी। साथ में जो स्टार्च का उद्योग है उसमें भी बढ़ हुई। तो जो मुर्गी पालन और मक्का अपने देश में सन 2000 से लेकर अभी तक जैसे इनमें 10% के आसपास मुर्गी पालन में ग्रोथ रेट रही और 5-6% के आसपास मक्का में रही। तो 2000 के बाद में इतनी ग्रोथ रेट लेके और ये इन्होंने मुर्गी पालन और मक्का का सामूहिक विकास हुआ। उसके बाद जब दिसंबर 2023 में ये निर्णय लिया गया कि इसको इथेनॉल में बनाएंगे, तो वो जो मुर्गी पालन की इंडस्ट्री थी उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा दिक्कत होगी और क्योंकि उनको जो मक्का थी फीड मेन फीड जो आपने सही बोला, मक्का का जो दाम है किसानों को उस समय आप देखें तो एवरेज एमएसपी से काफ़ी नीचे रहता था 2023 तक। तो 1200 तो मैंने भी रिपोर्ट किया है, जब 1800-1900 एमएसपी हुआ करता था तब 1200 मैंने भी 1200 रिपोर्ट किया। तो कहीं न कहीं ऐसा था कि वो जो एमएसपी तक नज़दीक नहीं पहुंच रहा था, तो उसमें इथेनॉल ने एक फ्यूल का काम किया। और सबसे बड़ी बात सरकार ने ये सोची कि जो 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगी है इथेनॉल बनाने की, उसमें जो मक्का है वो हर देश के हर राज्य में पैदा होता है, अपने देश के हर राज्य में पैदा होता है। और अमूमन मतलब 90% से ज़्यादा ऐसा भूभाग है जहाँ पे 2 सीज़न के अंदर मक्का हो सकता है। तो क्या कि हर पूरे साल इसकी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है। और जो आपका चावल और गेहूं है, चावल और गन्ना है, अब गन्ने का दायरा सीमित है। गन्ना होगा आपका जहाँ पे गन्ने की फैक्ट्री होगी, ठीक है। पहले आप गन्ने की फैक्ट्री लगाओ, फिर उससे ये बढ़ाओ, बाकी सब जगह गन्ना हो भी नहीं सकता और ज़्यादा इसको पानी भी चाहिए, पूरे वर्ष में एक ही बार फसल आती है। तो सरकार ने ये बोला कि हमें लोकल प्रोडक्शन, लोकल कंजप्शन पे जाना है। जितना ईंधन हम पैदा कर रहे हैं उस ईंधन को ले जाने के लिए ईंधन नहीं लगाएं। जैसे साहब आपका बिहार में पैदा हो रहा है इथेनॉल, उसको आप इधर लेके आओ पंजाब में, तो वो नहीं चलेगा। तो सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, आपको मक्का यूज़ करनी है, लोकल प्रोडक्शन लोकल कंजप्शन, आप लोकली ईंधन बनाइए, लोकली इसको कंज्यूम करिए, ठीक है। तो अब बाद में जब इसकी कमी हुई तो उन्होंने पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया ने और बाकी सब लोगों ने लिखा, तो सरकार ने कहा कि नहीं चलो हम ऐसा करते हैं, एक होलिस्टिक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसका उद्देश्य ये होगा कि जनता को जागरूक करना है, किसानों को, बाकी सारे स्टेक होल्डर को, जिसमें एग्रीगेटर भी है, आपके इनपुट प्रोवाइडर्स भी है, सबको, कि आपको इस सीज़न में आपको आइडेंटिफाई करना है, इस रीजन में मक्का पैदा कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक तो जागरूकता अभियान हो गया, फिर आपका प्रशिक्षण अभियान हो गया, और दूसरा ये हो गया कि उसमें किसानों को हर चीज़ के ऊपर जितनी भी बेस्ट आज की डेट में मक्का हमारे देश में पैदा होती है, वो दाने से लेकर दाने तक पूरी मैकेनाइज्ड, सब मशीनों से खेती होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इस देश को उत्पादन बढ़ाने में अगर बीज के बाद कुछ लोग कहते हैं फर्टिलाइज़र, वो तो है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण घटक है मशीनीकरण। मशीनीकरण से क्या हुआ है कि पहले आप देखेंगे कि जब आप बुआई करते थे, आज 2000 के पहले, सन 2000 पहले आप बुआई करते रहते थे, इतने में कटाई आ जाती थी, बैलों से बुआई इतनी हो नहीं पाती थी, ठीक है। फिर ये होता था कि जो आपका रेजिडुअल मॉइस्चर है, रिसीडिंग मानसून, जो अभी सितंबर बारिश हो रही है, चने और बाकी सब इसका एरिया लिमिटेड था। तो अभी आज की डेट में ऐसा हो गया कि आप देखते हैं कि एक दिन में कटाई हुई, दूसरे दिन बुआई हो जाती है सारे खेतों में, 2 दिन से ज़्यादा बुआई का समय नहीं है। तो इसकी वजह से उत्पादन में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। तो जो मक्का है एक मशीनीकरण वाली फसल आ गई, इसमें मशीन से बुआई करते हैं और मशीन से ही काट सकते हैं, लास्ट चला, आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो दूसरे जो सेकेंडरी एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ है, किसान उसमें ज़्यादा समय लगा सकें और बाकी सब कामों में ज़्यादा कर सकें। तो एक ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटक है। तो ये इसको आप मशीनीकरण कैसे लाना है, कहाँ कहाँ छोटे किसान के लिए कैसा मशीन है, बड़े के लिए कैसा मशीन है, इसके ऊपर सारा प्रशिक्षण है। तो मेन हो गया एक आपको ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी डेवलपमेंट है, जहाँ पे मक्का नहीं हो रही। मैं आपको उदाहरण दूँ, जैसे आसाम का, जो ये प्रोजेक्ट सरकार ने दिया जी, उसमें यह है कि जहाँ जहाँ मक्का नहीं होता है वो एरिया टारगेट करना। हाँ, जहाँ जहाँ नहीं होता है या जहाँ हो रहा है उसकी उत्पादकता बहुत कम है। ओके, उत्पादकता बहुत कम है, यहाँ एरिया लिमिटेड है। तो जिसकी वजह से जहाँ जहाँ इंडस्ट्री लगी है इथेनॉल की, उसके आसपास के क्षेत्र में, उसके जलग्रहण क्षेत्र में, जहाँ जहाँ वो ले सकती है 50-100 किलोमीटर में, उसके आसपास मक्का का उत्पादन इतना बढ़ा देना है
ताकि जो हमारी जो इंडस्ट्री पहले से बनी हुई है, जिसमें पोल्ट्री की इंडस्ट्री है, आप बताओगे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पोल्ट्री, हाँ हाँ बिल्कुल। जी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसको किसी भी, मुझे लगता है कि सरकार की बिना सहायता के ये इंडस्ट्री खड़ी हुई है पूरी, बिल्कुल। पूरी इंडस्ट्री सरकार की बिना सहायता, उसको एक ही चीज़ की सहायता थी, वो थी मक्का। मक्का ने ही पोल्ट्री इंडस्ट्री को बढ़ाया, ठीक है। तो वो तो हमें जीवित रखनी है, बढ़िया से रखनी है, ठीक है। और हमारी पोल्ट्री की यूएसपी है कि हम जो पोल्ट्री पैदा कर रहे हैं वो पोल्ट्री आपकी नॉन जीएम बेस्ड है, ये यूएसपी है आपके पास, जो और किसके पास है नहीं इतनी, ठीक है। तो इसकी जो अगर और भी ज़्यादा बढ़ती है तो इसकी एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी अपने पास बहुत है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी जगह जहाँ भी जीएम यूज, जहाँ जीएम है उसके मुकाबले, हाँ, तो वो एक आपके पास यूएसपी है। तो कि नॉन जीएम है हमारा पोल्ट्री। हाँ, नॉन जीएम पोल्ट्री है, नॉन जीएम से खा तो के ये डिमांड इस तरह से होती है क्या डॉक्टर साहब, कि जीएम पोल्ट्री है या नॉन जीएम है, अगर हम कहीं दूसरे इंटरनेशनल मार्केट टारगेट कर रहे हैं तो ये भी देखा जाता है? बिल्कुल देखा जाता है। आप देखिए कि जो वहाँ के जिस जगह जीएम के प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट है या जो भी प्रोडक्ट है, उनको आप देखते हैं उस नज़रिए से देखा जाता है कि ये किससे बना हुआ है, क्या खाद्यान्न लेके बना हुआ है। तो जहाँ नॉन है वहाँ पे तो यही बात आती है सामने कि हाँ ये जीएम से बना हुआ है, ठीक है। तो वो जो आपका फूड चेन है, फूड सप्लाई चेन है, उसको एंटायर चेन को वो किया जाता है कि हाँ इससे ये आपका टैग्ड हो रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे टैगिंग है कि नॉन जीएम का? जी, हमारे पास नॉन जीएम का टैगिंग है। और इसी वजह से आपने देखा होगा भी रिसेंटली बाकी देश भी इसके ऊपर अपने वो बना रहे हैं कि नहीं आपको ये मक्का खरीदनी होगी, आप बिल्कुल मक्का नहीं खरीद रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ चल रही। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है कि हम लोग जो मेन कंपोनेंट है इसमें कि वहाँ पे फार्मर के पास प्रदर्शन करके दिखाना है अच्छी वैरायटी के बीज का। उसके साथ साथ में वैरायटी में हम लोगों ने क्या किया, जो पब्लिक सेक्टर की वैरायटी है, हमने प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं सबको इनवाइट किया है। उनको बोला कि आप अपने हिसाब से जो आपके अच्छे बीज है वो दीजिए, हम उसको साथ में प्लांट प्रोटेक्शन और हर्बिसाइड का और ये मेजर देंगे, किसान को गाइड करेंगे। आप भी गाइड करिए, हम ही करिए, ठीक है। क्योंकि इतने बड़े स्केल पे आपको 20,000 25,000 किसानों के पास साल में पहुंचना है, वो भी डायरेक्ट, इनडायरेक्टली तो बहुत लोगों की तक पहुंचते हैं। तो उसमें हमें कहीं न कहीं एक बड़े उस तंत्र की ज़रूरत है। तो वो सीड, अच्छा सीड दे रहे हैं, फिर उसको हम पैदा करने के लास्ट तक दे रहे हैं। लास्ट में एक चीज़ और बहुत फ्री सीड किसानों को जा रहा है? बिल्कुल फ्री सीड जा रहा है। और एक चीज़ उसमें एक साथ में और जा रहा है कि आप इसकी उत्पादन करें, गुणवत्ता युक्त उत्पादन करें। आपने नाम सुना होगा अफ्लाटोक्सिन, एक चीज़ होती है। बिल्कुल। उस अफ्लाटोक्सिन से क्या होता है कि मक्का में अगर वो अफ्लाटोक्सिन होता है, ठीक है, 30 ppb से ज़्यादा हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि वो जिसको भी खिलाते हैं, चाहे पोल्ट्री को खिला रहे हैं, गाय भैंस को खिला रहे हैं, या फिर इथेनॉल में यूज़ करें। इथेनॉल में क्या होता है, जब हम इथेनॉल बनाते हैं तो 100 किलो मक्का से लगभग 38 लीटर इथेनॉल निकलता है और 25 से 30 किलो रबड़ी बनती है। रबड़ी होती है जिसको DDGS कहते हैं। अच्छा। उस रबड़ी को फिर वापस पोल्ट्री में यूज करते हैं। DDGS को? DDGS को भी पूरा वो बता दीजिए आम जनता के लिए। ये होता है सर डिस्टिलरीज ड्राई ग्रेन्स एंड सोल्यूबल्स। अच्छा, ठीक है ना। स्टार्च निकाल लिया, उससे इथेनॉल बना लिया हमने। और जो आपकी खली बची है, वो खली में आपकी प्रोटीन कंटेंट है, वो खली को DDGS बोलते हैं ना? उस खली को DDGS बोलते हैं। उसमें प्रोटीन कंटेंट 20 से 25% होता है और ऑयल कंटेंट 10 से 15% होता है। अच्छा। अभी हम ये भी वॉलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे इससे हाई प्रोटीनियस फूड बन जाए। जो चावल का DDGS है उससे अच्छा प्रोटीन क्वालिटी होती है इसमें मक्के की तुलना में, है ना। लेकिन वहाँ DDGS की रिकवरी कम है, क्योंकि उसमें चावल में स्टार्च ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जो वो DDGS है वापस इन पोल्ट्री और एनिमल फीड में यूज होता है, इसीलिए उसमें भी आपको अफ्लाटोक्सिन फ्री चाहिए। तो कैसे हम अफ्लाटोक्सिन फ्री मक्का पैदा करते हैं? इथेनॉल के लिए भी अफ्लाटोक्सिन फ्री चाहिए जी। सिर्फ ये भी बहुत जानने वाली बात है कि सिर्फ इंसानी उसके लिए खपत के लिए ये अफ्लाटोक्सिन फ्री मक्का नहीं चाहिए। उस किसी भी, चाहे पोल्ट्री फीड में देना हो या फिर एथेनॉल में देना हो, तीनों जी, स्टार्च में देना हो, सब जिसमें किसी के लिए, किसी भी उद्योग में अफ्लाटोक्सिन फ्री ही चाहिए। बिल्कुल अफ्लाटोक्सिन फ्री चाहिए। अभी कम से कम 5 से 7% मक्का से हमारे जो FMCG है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, वो सारी गुड्स बन रही है, जिसमें आपके चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, नमकीन वगैरह जितने प्रोडक्ट है ये, इनका सब में निर्माण में अगर आप देखेंगे पैकेट में, अभी जितने यूजर सुन रहे हैं वो देखें, उनके निर्माण में आप देखेंगे मक्का लिखा हुआ है, ठीक है। तो सारी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हमें ऐसी मक्का चाहिए जिसमें अफ्लाटोक्सिन नहीं हो। और अफ्लाटोक्सिन आप देखें तो बहुत ही ट्रिकी है, उसके अंदर केवल मॉइस्चर का गेम है। जितना मॉइस्चर होगा मक्का में। पहले एक जान लेते हैं डॉक्टर साहब कि अफ्लाटोक्सिन है क्या?
जी, अफ्लाटॉक्सिन ये एक ऐसा होता है, जो फंगस है। अपन जब किसी ब्रेड को रख के 2 दिन घर रख के चले जाते हैं तो ब्रेड के ऊपर लाल लाल भूरे रंग की या नीले रंग की एक फफूंद आ जाती है। वो फफूंद क्या करती है, जैसे मरती है तो उससे टॉक्सिन बनता है, वो अफ्लाटॉक्सिन, आप ये समझिए। ठीक है, क्या नुकसान है इसका? उससे ये नुकसान है कि ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक है, और जो भी इसको खाता है उसकी ग्रोथ कम करता है। जैसे आपने देखा होगा मूंगफली के दाने में भी होता है, वो कड़वा कड़वा लगता है। मूंगफली का दाना कभी कभी आपने खाया होगा, कभी मतलब कभी न कभी एक आध दाना ऐसा आ जाता है अगर आप मूंगफली फोड़ के खाते हैं तो बहुत उसमें कड़वा होगा। बिल्कुल कड़वा होता है, वो अफ्लाटॉक्सिन युक्त है। अच्छा, ठीक है, तो वो जो अफ्लाटॉक्सिन है वो आपका कार्सिनोजेनिक है। बिल्कुल कार्सिनोजेनिक है, ग्रोथ को कम करता है। ठीक है ना, कैंसर की वजह कैंसर कारक कार्सिनोजेनिक भी, जी बनता है। कैंसर कारक भी है। तो ये आप पोल्ट्री को खिलाएंगे, पोल्ट्री में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। पोल्ट्री बहुत ही सेंसिटिव एनिमल है किसी भी चेंज के। ठीक है, अगर पोल्ट्री को किसी ने ज़्यादा ग्लूटीन भी खिला लिया ना, प्रोटीन को बिल्कुल उसकी ग्रोथ बिल्कुल हार्म हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जो ग्रोथ है वो उनके लिए काफ़ी, जो फीड कन्वर्जन रेशियो है वो बहुत काफ़ी मायने रखता है। और जो आप देख रहे हैं कि सारा जो इथेनॉल वाला मक्का है वो भी आपका इनडायरेक्टली पोल्ट्री में जा रहा है। 25-30% जितना यूज हो रहा है उसका 25-30% आपका पोल्ट्री में जाएगा। ठीक है, और बाकी तो जा ही रहा है। तो जो आप जो भी मक्का पैदा, स्टार्च में इवन स्टार्च ज़्यादा सेंसिटिव है सर, क्योंकि जो अपनी जितनी भी स्टार्च से मेडिसिन बन रही है या फिर हमारी दवाइयाँ, ये हमारे जैसे बिस्किट्स इंडस्ट्री है, ठीक है ना, इनके अंदर फूड प्रोसेसिंग में पूरा स्टार्च यूज होता है। और मक्का से लगभग 15-17% मक्का हम स्टार्च में यूज करते हैं। अच्छा। तो वो स्टार्च बिल्कुल हम खा ही रहे हैं इनडायरेक्टली। तो आप कहते हैं ना, जो खाद्यान्न फसल जो थी वो पहले डायरेक्ट खाने वाली जो फसल है वो आपका 8-10% के आसपास रह गई, लेकिन सारी जो इनडायरेक्टली ये चीज़ें हम खाने के लिए ही आ रही है। फिर जो आपका स्टार्च है जिससे आप पॉलीलैक्टिक एसिड बनता है, वो पॉलीलैक्टिक एसिड से भी हम लोग ऐसा प्लास्टिक बना सकते हैं, बायोप्लास्टिक, जो बिल्कुल मजबूत, जितना आपको मजबूती दूसरा प्लास्टिक देता है एक बार उतना इस वो पे दे आते सकते हैं। हैं, ये प्लास्टिक वाले पे अफ्लाटॉक्सिन वाला पहले जी क्लियर जी कर दें, हाँ, अफ्लाटॉक्सिन हम क्योंकि आम लोगों को ये जानना चाहिए कि मक्के में कब समझ में आ जाएगा कि अफ्लाटॉक्सिन बन गया इसमें। जी जैसे आपने मूंगफली में बताया कि मूंगफली इंसान खा रहा है और खाते खाते सारे दाने ठीक थे, एक दाना कोई आता बहुत कड़वा है, वो समझ लीजिए अफ्लाटॉक्सिन है, वो नहीं खाना चाहिए। देखिए, आम जनता को अगर और सबसे बड़ी बात कार्सिनोजेनिक है, जो कैंसर का एक वजह बनता है। देखिए, जो अफ्लाटॉक्सिन है वो अगर नॉर्मल आई से हम देखें तो ऐसा है, उसमें फफूंद होनी चाहिए मक्का में, किसी में अगर फफूंद लग गया तो अफ्लाटॉक्सिन हाँ, उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि अफ्लाटॉक्सिन होगा उसमें। ठीक है, अच्छा। तो जो गिल्ली, अभी जो मक्का हम हार्वेस्ट करते हैं, थोड़ा उसमें समझना पड़ेगा कि आता कैसे है। गिल्ली मक्का हम हार्वेस्ट करते हैं तो 30%, 20-30% मॉइस्चर होता है, कि इसमें 20% जब हार्वेस्टिंग होती है। तो लोग उसका क्या करते हैं, एक साथ ढेर लगा देते हैं। ठीक है ना, या मार्केट में देते हैं तो 2 दिन किसी मार्केट में पड़ी रह गई, ऐसे ही वो भरी रह गई है। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि वो एक साथ जब ढेर लगाते हैं तो इसमें थोड़ी गर्मी पैदा होती है। जब गर्मी पैदा होती है फिर फफूंद पैदा होती है। ठीक है, तो इसको सुखाना ही एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सुखाने में कभी कभी क्या होता है, जैसे मतलब जो नया एरिया आ रहा है, हमारे मेन चीज़ यही चैलेंज है, जहाँ भी नया एरिया आ रहा है, अगर पिछले 2-3-5 सालों में देखें तो 20 लाख से ऊपर हेक्टेयर एरिया बढ़ा है मक्का में। बिल्कुल। ठीक है, तो वो जो नया एरिया आ रहा है वहाँ पे बाकी लोगों को, पहले वालों को पता है कि मार्केट में अफ्लाटॉक्सिन युक्त मक्का के दाम कम मिलते हैं, दूसरों को पता नहीं। तो इसमें क्या है कि जैसे आप मक्का है, मक्का का जब भुट्टे का जब भूरा पड़ गया ऊपर का, उस समय आप ऊपर का पोर्शन आप काट सकते हैं या पूरा सूखने दें भुट्टे को। भुट्टा अगर खेत में खड़ा रहता है तब तक उसमें अफ्लाटॉक्सिन आने की संभावना नहीं है, क्योंकि पूरा कवर है। जब तक पौधे में लगा हुआ है तब तक वो बिल्कुल एकदम, आप देखिए कि उसके साथ इंटैक्ट रहता है, पत्तियों से गिरा रहता है, पानी नहीं जाता है उसमें। ठीक है, उसमें फफूंद नहीं लगेगी, फफूंद नहीं लगती है। लेकिन जब भी आप उसको काटते हैं और अगर गीली मक्का की ढेरी लगा देते हैं, या भुट्टे आपने छिले और भुट्टों की ढेरी लगा दी, भुट्टे को जो छीलते हैं उसकी बजाय हम लोग किसानों को ये बताते हैं, और ये वेल प्रूवन है, कि हम लोग उनको बिना छिले ही भुट्टों की पत्तियों सहित उनका ढेर लगाएं और 10-15 दिन ऐसे पड़ा रहने दें। उससे 2-3 फायदे होंगे। क्या होगा कि एक तो वो मॉइस्चर और डस्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, जैसे बारिशें अभी हो रही है, किसी ने सूखा दिए, कहीं दूसरे गांव चला गया तो उसके भुट्टे पानी से फिर हो जाएंगे। फिर शाम के टाइम ओस पड़ती है, सुबह ओस पड़ती है, रात को फिर ढकाना पड़ता है। इन सब चीज़ों झंझट से बचने के लिए आप भुट्टे को पत्तियों सहित तोड़ें और अच्छे से सूखा के, जब 15-20% के 15 के आसपास मॉइस्चर हो तभी उसकी शेलिंग करें। जब ज़्यादा मॉइस्चर वाले को शेलिंग करते हैं तो उसमें कटन फटन होती है,
जब कट जाता है ना दाना तो उसके अंदर अफ्लाटॉक्सिन फंगस का कंटामिनेशन ज़्यादा होता है बिना कटे दाने के बजाय। अच्छा। तो इसका जो सॉल्यूशन है आपको एक तो सही समय पे मक्का से भुट्टे से दाना छुड़ाना, जो 15% 20% के आसपास मॉइस्चर, और छुड़ाने के बाद आपको अच्छे से 2-3 दिन बढ़िया से सुखाना है धूप में, और उसके बाद ही आपको भंडारण करना है या विपणन करना है, मार्केटिंग करनी है, ठीक है। तब जाके ये अफ्लाटॉक्सिन मैनेज होता है हर लेवल के ऊपर जहाँ पे भी। और बाकी जो भंडारण कर रहा है उनको भी अच्छा वातानुकूलित रखना है, यहाँ आपको अच्छी एरेशन की सुविधा होनी है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बनने देना है, और बार बार आपको देखना है कि मॉइस्चर ज़्यादा मॉइस्चर वाली 12 से 13% मॉइस्चर वाली मक्का को ही भंडारित करें। नहीं तो उसमें भी फफूंद लगेगी। हाँ, 12 से 13% वाले को भंडारित करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन उससे ज़्यादा होगी तो दिक्कत है। तो आप कोई कहेगा मेरे पास मॉइस्चर मीटर नहीं है, तो आप मक्का को हाथ से ऐसे उछालेंगे तो कनक कनक की आवाज़ आती है, तो समझिए मक्का 12-13% मॉइस्चर। अगर दबी दबी सी आवाज़ आ रही है तो आप समझिए कि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है। मॉइस्चर ज़्यादा। तो अफ्लाटॉक्सिन बिल्कुल एक महत्वपूर्ण है, और आपको बाकी लोगों को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन मुद्दा यह है कि अगर फफूंद लग रही है जी कहीं भी, जी तो ये समझ लीजिए कि वो आपको नहीं खाना चाहिए, या और उससे बचाव का तरीका यही है कि सुखाने पे विशेष ध्यान देना है, और कहीं डेयरी लगा के उसको छोड़ना नहीं है ताकि फफूंद ना लगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन ये कैसे इंश्योर कर पाएगा इंसान, कोई मान लीजिए कोई खा रहा है, कोई भी चीज़ मैं खा रहा हूँ आप खा रहे हैं, तो इंश्योर तो नहीं है इसका कि भाई कोई ये अफ्लाटॉक्सिन फ्री ही चीज़ है। देखिए क्या सरकार अब कुछ ऐसा करने जा रही है कि भाई सारी चीज़ें अफ्लाटॉक्सिन फ्री हों इसकी जो बनती हैं, या फिर कोई ऐसी वैरायटी आ रही है जिसमें अफ्लाटॉक्सिन वाली दिक्कत नहीं आएगी? देखिए जैसे हम लोग इसको समझें, हाँ। वो यही समझें कि अफ्लाटॉक्सिन फ्री वैरायटी लेना बहुत मुश्किल है। अच्छा, है ना? मुश्किल है। हाँ, है नहीं। अच्छा। जो बारिश के सीजन में जब बारिशें होती ना उस समय दिक्कत आती है। बाकी रबी सीजन का और स्प्रिंग सीजन में कभी कभी बाद में बारिशें होने जाती तब दिक्कत आती है। तो ये जब ये पीछे अभी जाती हुई बारिशें हो रही, तो अगर किसी ने भुट्टे सुखा रखे हैं, साथ में डेयरी लगा रखी है, मक्का की डेयरी लगा रखी है, तो फफूंद लग जाती है। अदरवाइज सभी लोग इसकी केयर करते हैं, ठीक है ना। और सरकार ने भी BIS मानक बनाए हैं इसके, अच्छा। कि इतने BIS मानक जो अभी जो इंटरनेशनली वाले लेवल पे तो जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन नेशनल लेवल पे BIS मानक बनाए कि इतनी ppb से नीचे हमारी मक्का होनी चाहिए जिसमें अफ्लाटॉक्सिन कम हो, फिर उसको इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चेक होता है इंडस्ट्री में जी, जाने से पहले? और इंडस्ट्री वाले तो और ज़्यादा सेंसिटिव है सर। आप जैसे स्टार्च वाले को लोगे, स्टार्च वाला ज़्यादा सेंसिटिव है फीड वाले से, अच्छा। क्योंकि उसका सैंपल रिजेक्ट हो जाता है। जैसे उसको स्टार्च बेचना है, चेकिंग का है, बिल्कुल सिस्टम चेकिंग, है। बिल्कुल चेकिंग मैकेनिज्म है। आपको इवन जो नीचे वाले जो पायदान वाले जो लोग होते हैं एग्रीगेटर, उनके पास भी मशीन देते हैं कि अफ्लाटॉक्सिन चेक करने का? जी, अफ्लाटॉक्सिन ये चेक करोगे या अफ्लाटॉक्सिन आपके सैंपल में आए तो आपका सैंपल हम रिजेक्ट कर देंगे। तो पूरा अच्छा। जो ये जो सिस्टम है ऐसा नहीं, क्योंकि इसका इंडस्ट्री में यूज है। जिस इंडस्ट्री से स्टार्च बना और दूसरी इंडस्ट्री को दिया, क्योंकि एक इंडस्ट्री स्टार्च बनाती है वो 100 इंडस्ट्री को देती है, ठीक है ना। आप जितने भी फूड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं जिसके अंदर आपके बेबी प्रोडक्ट, बेबी फूड प्रोडक्ट मिलते हैं या जो भी है, ये सारे खरीदते हैं। अब वो बेबी फूड प्रोडक्ट में उस चीज़ को जाने नहीं देते। तो चेक्स तो है, जो पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए कोई इशू नहीं है कि वो उसको जो भी चीज़ मिलेगी वो अफ्लाटॉक्सिन फ्री ही मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ को आपको प्रोडक्ट को ग्रोथ पर्पज में, जैसे मैंने बताया कि जैसे पोल्ट्री है, पोल्ट्री वाला चेक करता है कि इसमें अफ्लाटॉक्सिन फ्री होनी नहीं, तो उसका क्या होता है कि वो चिक की ग्रोथ कम हो जाती है। जब चिक की ग्रोथ हो जाएगी तो डायरेक्ट लॉस है उनको। अच्छा, अफ्लाटॉक्सिन अगर फ्री नहीं है तो ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी? बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, उसके अंदर आपकी मोर्टेलिटी तक के भी चांस आते हैं ज़्यादा अगर हो गई अफ्लाटॉक्सिन। बिल्कुल। तो उस वजह से वो लोग क्या करते हैं, पहले से इसको चेक करके चलते हैं। इवन जो इथेनॉल इंडस्ट्री है उनको भी अपना ये खली बेचनी है जो DDGS है, वो जब बेचनी है तो उसमें भी उसका कम होना चाहिए। जब उसका लेवल ज़्यादा होगा, मार्केट में अभी इसका डिटेक्शन की किट्स भी काफ़ी बनाने लगे लोग, हम लोगों ने भी बनाई है इसकी किट, ठीक है ना। और IIMR ने भी ऐसी डिटेक्शन किट बनाई है कि वो आप तुरंत थोड़ा सा एक रैपिड डिटेक्शन मेथड हो जाएगा, हाँ इसमें है या नहीं है, कितना है, उस तरह से, ठीक है। तो वो सारे प्रयास चल रहे हैं, और उसको ताकि एग्रीगेटर लेवल से ही जो किसान देता है, किसान भी खुद भी टेस्ट कर सकता है, ठीक है ना, और बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने एक चीज़ बताई, मैं उसमें गौर कर पा रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं तो
घूम फिर के इंसान के पास आ ही जाता है। आप एथेनॉल का भी उसमें जो DDGS बच रहा वो भी मुर्गी खा रही है तो घूम फिर के आ ही रहा हो, है ना। तो मैं ये जान रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई खली आई बन के या फीड के रूप में किसी भी तरह से आया, किसी के गाय या भैंस ने खा लिया जी, अब क्या उसके दूध में भी अफ्लाटॉक्सिन का कोई असर आ सकता है? बिल्कुल ये बहुत आम आता है। लोगों के लिए जानना जरूरी है। नहीं आता है। कितना परसेंट इसका अगर मान ये लीजिए? होता है कि उसका मैग्नीफिकेशन हो जाता है, बायो मैग्नीफिकेशन जब करते हैं, अच्छा ठीक है ना। तो कभी कभी उसका 2 से 10 गुना ज़्यादा हो जाता है, जितना मक्का में है उससे 2 से 10 गुना, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ ऐसा है लेकिन ना। आ जाता, दूध में भी आ जाएगा बिल्कुल दूध में भी आएगा वो अगर है तो? वो पूरी फूड चेन में आता है, जैसे फूड चेन एक साथ चलती है, उस पूरी फूड चेन में आएगा आपके। ऐसा नहीं कि गाय या भैंस ने खा लिया, हाँ खा ले, पचाया तो खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं, डिग्रेडेशन होता है, हाँ, ठीक है ना। तो बढ़ भी सकता है, ठीक है ना, और लेकिन घट भी अभी हम सकता है, घट लेकिन भी सकता है, अंश लेकिन रहता बढ़ने है। के अंश रहता है उसका। ऐसे ही हम लोग जैसे ये जो इथेनॉल वाली प्रोसेस है उसमें मक्का को डाल के जैसे अफ्लाटॉक्सिन वाली आ गई, तो उसको बायोडिग्रेडेशन करने के लिए हम लोग एंजाइम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कुछ एंजाइम में हमें सफलता मिली है कि वो एंजाइम अगर डालेंगे आप, वो प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो आप जैसे 30 ppb का लिया है तो वो 10 ppb या 5 ppb तक आ जाएगा। अफ्लाटॉक्सिन को रिड्यूस करता है। बिल्कुल, ये पार्ट्स पर बिलियन में आता है। पार्ट्स पर बिलियन? बिलियन पार्ट्स मिलियन पर, नहीं, बिलियन? हाँ बिलियन में, बिलियन में होते हुए भी हानिकारक है। बहुत अच्छा, कम मात्रा होती है इसकी। उसके बाद भी हानिकारक? हाँ जी, हाँ जी, बहुत कम है, क्योंकि लेकिन कार्सिनोजेनिक है इसलिए। कार्सिनोजेनिक है और एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है। तो एंटी न्यूट्रिशनल तो आप जानते हैं कि वो बहुत कम मात्रा में होता है तो भी काम कर जाता है। काम कर तो कहने का मतलब अभी हमारे देश में बहुत अच्छी मक्का, जैसे आप बिहार की मक्का लो, मोस्टली अफ्लाटॉक्सिन फ्री रहती, मोस्टली इतनी बढ़िया गुणवत्ता की मक्का, ठीक है, जो रबी सीजन हार्वेस्ट है। अच्छा बिहार ही छोड़ दो, पूरा रबी सीजन हार्वेस्ट हमारा बहुत अच्छी गुणवत्ता का मक्का है, अच्छा। ठीक है। और पेनिनसुलर इंडिया के लेकिन लगभग, ये तो खरीफ सीजन की फसल हाँ है। खरीफ सीजन में कुछ कुछ जगह आपको आती है। खरीफ सीजन में सर अब 60% ही प्रोडक्शन है अच्छा आज की डेट में, 60 से 65% प्रोडक्शन खरीफ का है। अच्छा रबी और स्प्रिंग बढ़ रहा है, अच्छा। ठीक है। तो जहाँ पे वो कटाई के समय बारिश आ जाती है और जहाँ पे नया एरिया आ रहा है, किसानों को पता नहीं है, वहीं ये दिक्कत है। नहीं तो जिसको पता है पहले वाले को, वो तो आराम से बढ़िया सुखाता है। आप हिमाचल की मक्का लीजिए, कोई अफ्लाटॉक्सिन नहीं है, अच्छा इतनी बेस्ट क्वालिटी। आप दिल्ली और बाकी सब एरिया में जो मक्का आती है खाने के लिए, वो हिमाचल की है और इतनी बढ़िया से सुखाते हैं। उनके यहाँ जितनी धूप बढ़िया आती है, मुझे नहीं लगता और किसी के पास आती है। तो कौन से एरिया का थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है? जो एरिया में कह रहा हूँ जाते समय बारिश हो जाती है, ठीक है ना, जिसके अंदर, ठीक है ना, दिक्कत है। उसमें दिक्कत रहती है। और जहाँ पे एकदम टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जैसे आप पंजाब का हरियाणा का लोगे, वहाँ पे अगर ड्रायर की अच्छी व्यवस्था नहीं होती तो वहाँ क्या गीला ही रह जाता है मक्का। इस समय आप देखेंगे तो इस समय अगर मक्का कटेगी तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मौसम ठंडा हो गया और फिर कोहरा भी छाया रहता है, ये भी है, पोल्यूशन की वजह से बिल्कुल सूरज दिखता नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक ड्रायर की फैसिलिटी गवर्नमेंट पहले से बना रही है, बड़े बड़े ड्रायर है। लेकिन अगर छोटे मोबाइल ड्रायर आते हैं, छोटे मोबाइल ड्रायर जो ट्रैक्टर ले गया यहाँ से और 2 घंटे में जो आपकी 50-60 क्विंटल मक्का है उसको सुखा दिया और फिर आगे बढ़ गया, तो ऐसे लोग काफ़ी जो एग्रीगेटर है उन्होंने खरीदी हुई है। दूसरा, जहाँ पे स्प्रिंग सीजन में जो मक्का हार्वेस्ट होती है उसमें बारिश से चालू हो जाती है कभी कभी, जो लेट लगाता है आपको मार्च अप्रैल में, तब वो दिक्कत आती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी लेवल पे इसका इंडस्ट्री को पहले से पता को भी, हम लोग भी मक्का पैदा करते हैं, आम लोगों के लिए भी एक अच्छी ये जानकारी है कि अगर आपके घर जो मक्का रखा हुआ है उसमें अगर फफूंद लग रहा है तो उस मक्के का इस्तेमाल न करिए। पशुओं को भी मत दीजिए और जैसे बर्ड्स को भी डालते हैं तो वहाँ पे मत डालिए। अगर उसका वो है, उसको खाद में इस्तेमाल कर लीजिए, उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। उसका किसी भी फूड चेन में इस्तेमाल मत करिए कभी भी। उसका अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो घातक है, घातक है। क्योंकि आम लोग जैसे अफ्लाटॉक्सिन जो है आम लोग नहीं जानते। अगर फफूंद लगी हुई है चाहे मूंगफली में या फिर मक्के में, तो आप उसको खाने से या पशुओं को खिलाने से परहेज करें, बिल्कुल, तो ज़्यादा सेफ है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग जानते भी नहीं कि फफूंद लगना इतना खतरनाक हो सकता है। वो बहुत ज़रूरी है ये बताना लोगों को, बहुत अच्छी जानकारी। एक इसी से जोड़ लेता हूँ 2 मिनट के लिए कि क्या गेहूँ भी अगर मॉइस्चर है तो उसमें भी फफूंद अगर लग रहा है तो उसमें भी अफ्लाटॉक्सिन पैदा हो जाएगा?
मान लीजिए गेहूं कोई रखा बिल्कुल। हुआ है जो और गेहूं मॉइस्चर है और फफूंद लग रहा है, गेहूं में क्या तो होता वो है, अफ्लाटॉक्सिन, गेहूं में अमूमन ये है कि उसमें बहुत अच्छे से उसकी ड्राइंग हो जाती है। हाँ, हो लेकिन जाता है, अगर लेकिन आप हाँ, अगर आप उसको बल्क स्टोरेज कर रहे हैं, हाँ, ये हमने खुद देखा हुआ है, बल्क स्टोरेज कर रहे हैं तो उसके नीचे वाला जो स्टोरेज पोर्शन है वहाँ पे आपको देखेंगे फफूंद हीट लगती है, हीट और उसकी वजह से फफूंद हो गई, हाँ, तो वहाँ पे भी वही चीज़ है। अफ्लाटॉक्सिन। बिल्कुल, वो अफ्लाटॉक्सिन जैसे है। गोदामों में, बड़े बड़े गोदामों बड़े में बड़े रखा हुआ गोदामों है, में रखा है, कहीं खुले में बाहर रखा पड़ा रह हुआ है, गया, उसमें गीला भीग हो गया गया, और गीला हो गया, और जहाँ मॉइस्चर हो गया, मॉइस्चर और स्टार्च मिलते ही फंगस ग्रोथ करने लगता है। जहाँ भी मॉइस्चर और स्टार्च मिला, फंगस ग्रोथ करने। मतलब वो सिर्फ मक्का और मूंगफली में नहीं, गेहूं में भी है। गेहूं में भी है। अच्छा, अगर मॉइस्चर बिल्कुल, लग गया मॉइस्चर लग के फफूंद लग गई तो तो उसमें रहेगा। गेहूं में भी है। बिल्कुल। तो अच्छा, जो अभी ये जो फूड चेन की बात कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा डायरेक्शन दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आम लोगों को जानना चाहिए, सेहत से जुड़ी चीज़ है। तो हम बात एथेनॉल पे कर रहे थे, लेकिन ये बात इधर आई है तो समझने वाली बात है, क्योंकि ये सेहत से जुड़ा मुद्दा है। जी। कि पहले हम लोगों के घरों में क्या होता था कि गेहूं को अगर हमें पिसवाना है तो धुलाई होती थी, अच्छे से धुलाई करके सुखाते थे, उसके बाद हम ले जाते थे चक्की पे और वो पिस के आता था, तो ठीक था वो मसला। आजकल जैसे मान लीजिए कि किसी इंडस्ट्री ने बनाया, पैकेट बना के बेचा, उसमें आपको कोई गारंटी नहीं है कि वो फफूंद लगा हुआ गेहूं पीस दिया या किस तरह का पीस दिया, है ना, कोई गारंटी नहीं है उसमें। जो आपको फ्री राशन मिल रहा है उसमें भी आपको जो गेहूं मिल रहा है वो किस तरह का है, कोई गारंटी नहीं है आपको। तो अगर कोशिश आप करिए कि भाई जो भी गेहूं आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर धुल के सुखा के उसको चक्की पे ले जाएंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, वरना अगर कहीं भी फफूंद लगा तो कार्सिनोजेनिक है, वो फिर सेहत के लिए खतरनाक होगा। जी, देखो अमूमन गेहूं के अंदर ये कम देखा गया, हाँ, कम देखा गया, लेकिन क्योंकि ये ना मॉइस्चर इतना जल्दी लेता नहीं है, मॉइस्चर गेन होता है इसमें, ठीक है ना। कुछ होता है ना, जैसे एफसीआई भी खरीदती है, तो एफसीआई खरीदती है उसको जैसे 100 क्विंटल खरीदी तो एफसीआई को 101 क्विंटल ही मिलेगा जून जुलाई अगस्त के बाद, जब ये निकालते हैं ना जुलाई अगस्त के बाद 101 क्विंटल ही मिलेगा। तो मॉइस्चर इसमें लॉस ग्रेन का बहुत हाई होता है, मार्च अप्रैल में टेम्परेचर इतना हाई होता है ना। तो मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा संदेह करेंगे, इसलिए तो ये नहीं, उतना ये इतना बड़ा बहुत है नहीं, लेकिन sensitive कॉशियस मुद्दा है। रहने की ज़रूरत है। और जहाँ भी आपको लगता है कि इसमें फफूंद लगी हुई है, बेटर उसको, आपने सही कहा, कंपोस्ट के रूप में यूज़ करें, कहीं करें, हाँ, इसको फूड चेन में कहीं कोई किसी को भी न नहीं इस्तेमाल करें, किसी को ना दें, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, रहेगा। जी। तो ये तो बीच में थोड़ा सेहत वाला मुद्दा आ गया और बहुत ज़रूरी भी था। ये एथेनॉल जो अभी सरकार ये पूरा मुहिम चला रही है इसके लिए कि एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो क्या भारत में इतना मक्का उगाना संभव है कि हम एथेनॉल का जो प्रोडक्शन टारगेट रख रहे हैं वो उसके लिए पर्याप्त होगा? क्या उतना एरिया बढ़ा पाएंगे आप लोग? अभी हमारे पास जो आप सही कह रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और काफ़ी बार इस पे चर्चा होती है और काफ़ी एंगल से इसको देखते हैं। हर एंगल से देखा जाता है कि हमें तिलहन भी चाहिए, हमें दलहन भी चाहिए। अगर किसी फसल वाले को बोलोगे तो दलहन वाले को बोलेगा दलहन बड़ा नहीं है, तिलहन वाले को बोलोगे तिलहन बड़ा नहीं है। तो एक नेशनल पर्सपेक्टिव में एक क्रॉप प्लान जो होता है, उस तरह से अगर देखें तो फिर उसके बाद फिट बैठेगा कि हमें कितना पैदा करना है, कि कब पैदा करना है, किस लिए पैदा करना है, ठीक है। तो विश्व में अगर बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली फसल मक्का है, 1230 मिलियन टन के आसपास होती है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है तीसरी फसल है, तीसरी सबसे बड़ी वो है? तीसरी ऐसा था ना, जब हम तीसरी में पढ़ते थे तब तीसरी थी, तो अब वो किताबों के अंदर इस चीज़ को अपडेट अभी तक वो अभी तक सब जगह गूगल, आप गूगल करिए तो यह है मक्का तीसरी सबसे बड़ी फसल है अनाज की। हाँ, विश्व में कह रहा हूँ मैं, विश्व में सबसे नंबर 1 फसल है। नंबर 1 भी इतनी नंबर 1 है, 1230 वर्सेज 800 के आसपास गेहूँ और चावल है, ठीक है। तो कितना फर्क है, भारत में जितना हमारा खाद्यान्न उत्पादन है उतना अंतर है। विश्व की सबसे बड़ी आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जो फसल है वो मक्का है, वो मक्का है। हाँ, चावल नहीं है? चावल नहीं है। चावल को अगर लोगे अब 750 लोगे, 750-800 मिलियन टन, ठीक है, पूरे दुनिया में। पूरी दुनिया में आप कह दोगे, कोई कहेगा इसका पॉलिश राइस है, पॉलिश राइस से 25% और बढ़ा दो, 30% और बढ़ा दो, फिर भी मक्का से नीचे। 1000 मिलियन टन कर लो। हाँ, 1000 मिलियन टन करो, फिर भी मक्का से नीचे है। मक्का कितना पूरे दुनिया? 1230 मिलियन टन। 1200 मिलियन टन से ऊपर है पिछले 2-3 साल, ठीक है। ये क्यों है?
इस चीज़ को हमें समझने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी फसल है। सबसे बड़ी फसल है। तो हम मतलब ये तो ये मिथ है कि गेहूं और धान सबसे बड़ा है, ऐसा नहीं है। बड़ा नहीं है, गेहूं है बड़ा, उसमें कि गेहूं का क्षेत्रफल बहुत है। क्षेत्रफल वाइज बड़ा, प्रोडक्शन वाइज नहीं है। प्रोडक्शन गेहूं का क्षेत्रफल 206 मिलियन हेक्टेयर है, ऐसा कुछ। और ऐसे मक्का का 203 205 अभी इसके आसपास 200 के आसपास इसका आ गया, मक्का उसके पास में आ रहा है। लेकिन जो मक्का की जो उत्पादकता है वो 5.7 मतलब 57 क्विंटल है, और गेहूं की उत्पादकता 3 क्विंटल की 30 क्विंटल के 30 आसपास, क्विंटल, हाँ। ठीक है, वर्ल्ड की। ऑलमोस्ट डबल है। हाँ, ऑलमोस्ट डबल है। तो इस वजह से इसका उत्पादन वाइज अगर कहा उत्पादन जाए वाइज तो सबसे बड़ी फसल मक्का है, मक्का है, दूसरी फसल है चावल, और उसके बाद हाँ चावल और गेहूं है, ठीक है। तो तो अब तीसरी जो फसल हाँ। जनरली एक बात कही जाती है बिल्कुल। मक्के की, वो गेहूं है। वो गेहूं है। अब क्या हो रहा है कि जो आप ये क्यों है, मतलब उसको हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इसका इसलिए है कि आप जो 90% से ज़्यादा मक्का पैदा हो रही है देश में या पूरे वर्ल्ड में, देश का भी यही हालत है, वर्ल्ड का भी लगभग वैसे ही हालत है, वो आपकी उद्योगों में प्रयोग हो रही है। उसमें 90% से ज़्यादा उसमें आपकी मुख्य उद्योग है वो आपका फीड उद्योग, जो पोल्ट्री और एनिमल फीड के लिए। पूरी दुनिया में पोल्ट्री इसी से चल रहा है। पोल्ट्री को सबसे अगर पहला प्यार करें या जो भी है जिसको यूटिलाइजेबल है, वैसे दूसरे भी हैं, जैसे आप बाजरा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बाजरा को स्टोर करके नहीं रख सकते। बाजरा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है, उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वो एसिडिटी हो जाती है और उसकी क्वालिटी। बाकी जो सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है 60 से 70% ये मक्का का यूज़ करती है पोल्ट्री, उसी से आपका ग्रोथ अच्छी आती है, बाकी सब चीज़ अच्छी है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। बाकी जो आपका यूज़ हो रहा है स्टार्च में, स्टार्च से आप देखो इतने प्रोडक्ट बन रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, बेवरेज इंडस्ट्री में। 2,500 प्रोडक्ट बताते हैं बनते हैं मक्के से। हाँ, मक्का से अमेरिका में 4000 प्रोडक्ट के आसपास बनते हैं। 4000 प्रोडक्ट मक्के से। हमारे देश में भी 2000 के आसपास अभी प्रोडक्ट बन रहे हैं जो मक्का से डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप टूथब्रश करते हैं इससे लेकर पेपर इंडस्ट्री में, पेपर हम जब पढ़ते थे क्या क्या मेन चीज जो है लोगों को थोड़ा सा अच्छा अगर आप बता देंगे कि जो बहुत सारे लोग नहीं जानते ना मक्के से क्या चीज। तो जो वो स्टार्च बनता है, उस स्टार्च के बहुत सारे डेरिवेटिव बनते हैं, ठीक है। तो जैसे आप जो बच्चे की सिरप बनाते हैं, हमारी जो टेबलेट होती है, टेबलेट के ऊपर लिखा होता है 10 mg। mg का मतलब 1 mg, एक ग्राम के अंदर 1000 mg होते हैं, मिलीग्राम, ठीक है, 1000 मिलीग्राम। तो वो बहुत छोटा हो जाता है, तो उसके अंदर फिर 10 mg वो डाल के फिर फिलर डालते हैं, तो वो स्टार्च होता है कॉर्न का, ठीक है। अच्छा, फिर आप ग्लूकोन डी पीते हैं या जितनी भी ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती है, तो ऐसे जो आपकी जनरल पब्लिक के यूज़ होता है, उसमें आप बिस्किट लेंगे, बिस्किट के ऊपर स्टार्च मिलाते हैं तो उसमें थोड़ा कड़कपन आ जाता है। ऐसे ही पेपर इंडस्ट्री में स्टार्च मिलाते हैं तो उस कड़कपन आता है। जो पहले जो पेपर और ये होते थे वो बिल्कुल एकदम ऐसे होते थे, जल्दी लिखोगे तो फट जाता था ना। तो आज की डेट में ऐसे पेपर बन रहे तो हैं। जिस पेपर पे हम लिख रहे हैं उसमें मक्का का स्टार्च है। फिर लेदर इंडस्ट्री, जितने भी लेदर की सॉफ्टनेस देनी है, कपड़े की सॉफ्टनेस देनी है, ठीक है। तो और जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है, कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो इसके बहुत क्रीम पाउडर में मक्का इस्तेमाल, क्रीम पाउडर में भी मक्का इस्तेमाल होता है। तो ऐसा करके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इसके स्टार्च से होते हैं, जिनको डायरेक्ट यूज करते हैं। एक मैंने आपको स्टार्च का एक डेरिवेटिव होता है पॉलीलैक्टिक एसिड, PLA। तो उसकी हम चर्चा पहले कर रहे थे। पॉलीलैक्टिक एसिड PLA के नाम से आता है। पहले हमारा स्टार्च में मिलता है, नहीं, स्टार्च से बनता है, स्टार्च से बनता है। स्टार्च से एक प्रोसेस बना के पॉलीलैक्टिक एसिड बना। पहले हमारे देश में लगभग हम इंपोर्ट करते थे, अभी इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, अभी हमारे देश में बनाने लगे, सॉरी। अच्छा। और पहले हम लगभग इसका इंपोर्ट करते हैं। अभी 2-3 इंडस्ट्री ऐसी बनी जो पॉलीलैक्टिक एसिड बनाती है, और इससे आप जैसा चाहे वैसा क्वालिटी का आप प्लास्टिक बना सकते हैं, और वो बायोडिग्रेडेबल होगा। जैसा चाहे वैसा मतलब मेरा कहने का मतलब है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, जिसके ऊपर अपन खड़े होके कुछ कूद भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ वाली, इतनी स्ट्रेंथ वाला से लेकर आपकी पॉली पैक्स आते हैं छोटे वाले, वो आप लगा सकते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, मतलब जो प्लास्टिक का होता था रबड़ के पेड़, उसकी जरूरत भी ये पूरी करेगा, रिप्लेस करेगा। अच्छा। तो ये पॉलीलैक्टिक एसिड, हाँ, ऐसे जो इसकी इंडस्ट्रियल जो प्राथमिकता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ उत्पादन क्यों बढ़ाना है किसी का। तो आप देखिए जो आपकी फूड की डिमांड है आज की डेट में, हमारी फूड की डिमांड हम टचवुड बहुत बढ़िया से पूरी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके जो आगे जाने की संभावना है वो भी आप देखेंगे, लगभग पॉपुलेशन की स्थिरता, ये सब चीज़ें आएगी। तो जो भविष्य में किसानों को अगर रोजगार देना है,
जो आपकी 45% 50% पॉपुलेशन है, यहाँ आपको रोजगार के नए अवसर पैदा करने हैं। तो जहाँ वर्ल्ड ट्रेंड चल रहा है, जिस क्रॉप के ज़्यादा हम यूटिलाइज कर पाएँ, जिसको ज़्यादा वैलोराइज कर पाएँ, जिसके नए नए प्रोडक्ट हम ज़्यादा बना पाएँ, हो सके आज मक्का बना रही है, दूसरी क्रॉप आ जाए, तो उस समय हमें वो क्रॉप पैदा करनी पड़ेगी। ठीक है, जो वर्ल्ड जो पैदा तो कर रहा सिर्फ है। एथेनॉल नहीं, एथेनॉल चर्चा हो रही है बिल्कुल। बहुत। ये मक्के का इस्तेमाल सिर्फ एथेनॉल में नहीं, हाँ, प्लास्टिक बनाने में भी हो सकता है। जी बिल्कुल। ये आज नई हम- चीज ये हो रही है प्लास्टिक वाली, या कितना पुराना है ये मतलब पहले से नॉन है, लेकिन अभी इसका हम एम्फेसिस लोग भी बढ़ रहा इस्तेमाल है। अभी। इसका एम्फेसिस भी बढ़ रहा है सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बात करें तो बायोडिग्रेडेबल है। आप देखिए कि मक्का का इथेनॉल में कितना यूज हो रहा है, अब उसके ऊपर भी चर्चा करें। हाँ, पहले बिल्कुल। आप जब शुरू में हम करते थे तो लगभग 10 लाख टन मक्का यूज होती थी, अगर आज इसमें इथेनॉल ये पॉलिसी में लाने से पहले। आज की डेट में लगभग 50% जो इथेनॉल है वो मक्का से आ मक्के रहा से बन रहा है। है, जहाँ 20% का टारगेट हमने अचीव कर लिया। 2025-26 का जो टारगेट था हमारा 20% का, ब्लेंडिंग का वो हमने 1 साल पहले ही अचीव कर लिया ब्लेंडिंग का। और उसमें मक्का 50% जा रही है, लगभग 100 से 120 लाख टन मक्का इस बार मक्का यूज होगी, 100 से 120 लाख टन। ठीक है, और उसको देखें तो प्रतिशत की वजह से 25% के आसपास, 22-25% मक्का आपकी इथेनॉल में जा रही है। अभी भी जो पोल्ट्री है वो आपकी 50% ले रही है मक्का टोटल प्रोडक्शन का। बिल्कुल। ठीक है, तो मेजर पोल्ट्री में ही है। अच्छा, अभी ठीक है, अभी भी। और इसका जो बढ़ने की है, लगभग आप 30% ब्लेंडिंग पे जाते हो तो भी मक्का की जो रिक्वायरमेंट रहेगी 20 से 22 मिलियन टन, मतलब 200 से 220 लाख टन। ठीक है, अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। एक बार गड़ी समझ लेते हैं कि हम अभी पैदा कितना कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अभी हम पैदा कर रहे हैं 420 लाख टन, 42 मिलियन टन 420 लाख टन कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। पैदा कर रहे हैं। कितना पोल्ट्री में जा रहा? पोल्ट्री में 200 से 220 लाख टन, मतलब 50% पोल्ट्री में जा रहा। 50%। और इसमें कितना गया है अभी? इथेनॉल में 100 से 120 जाने की है। 120 गया है। तो टोटल जो एथेनॉल बना है उसमें 50% योगदान मक्के का है। बिल्कुल 50% जितना हमारा अभी जो MOPNG के जो सितंबर के डाटा थे, हाँ, उन्होंने बनाए थे कि बोले कि हाँ आपका जो इथेनॉल बन रहा है उसमें 50% मक्का का है और बाकी का शुगर केन और कट ग्रेन राइस और बाकी सब उससे बना DFG का है। 50% ये हाईएस्ट पहुंचा है। बिल्कुल। तो मक्के में इतनी क्षमता है कि वो इसको मक्का में हाँ, बस यही है कि चावल की बजाय आपका पानी कम लगेगा, मल्टीपल सीजन में आप उगा सकते हो, और इसकी प्रोडक्टिविटी कुछ रीजन को छोड़ दो, जैसे पंजाब हरियाणा में हम कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी है, बाकी रीजन से मक्का के बराबर कहीं भी राइस की प्रोडक्टिविटी नहीं है। अच्छा, इंडिया में इंडिया में भी डबल है क्या इनकी चावल के मुकाबले प्रोडक्टिविटी? या चावल के मुकाबले देखो, इसकी ये रेन फेड क्रॉप है, जो खरीफ क्रॉप है, 65-70% रेन फेड, उसके बावजूद भी इसकी प्रोडक्टिविटी 3.5 टन है। ठीक है, चावल की भी 3 के आसपास ही है। मक्का के और चावल में थोड़ा गेहूं की थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी तो चावल मक्का से नीचे ही है। ठीक है, तो आप नेशनल लेवल प्रोडक्टिविटी देखोगे तो भी कम है। ठीक है, और चावल से जो यूटिलाइजेबल पार्ट है, अगर हम यूटिलाइजेबल पार्ट की बात करें तो फिर प्रोडक्टिविटी और कम हो जाती है। अच्छा, भाई मक्का का तो दाना पूरा यूज हो रहा है और चावल का कितना यूज हो रहा है? 67%। बाकी जो हम हलिंग करेंगे तो ऊपर वाला हल हट जाएगा, तो 67% ले आओ उसकी प्रोडक्टिविटी। जो 3 है चाहे 4 मान लो, उसका भी 67% करोगे तो और कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम तो धान को लिखते हैं, धान की प्रोडक्टिविटी धान लिखते हैं, एक्चुअली चावल से मैपिंग होनी चाहिए। हाँ, चावल से अगर मैपिंग करोगे तो उस हिसाब से अगर तो क्योंकि मक्का फिर और ज़्यादा हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, तो जो प्रोडक्टिविटी वाइज जो डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी हाई है। अभी हमारे पास ऐसे राज्य हैं जिनकी सीजन की एवरेज प्रोडक्टिविटी 7.8 टन 7.5 टन है। ठीक है, जहाँ बंगाल की प्रोडक्टिविटी देख लीजिए आप, आंध्र प्रदेश की देख लीजिए, तेलंगाना की, तो जो इसकी प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो आप कह रहे हैं कितना पैदा करना है, तो हमने एक विज़न और पर्सपेक्टिव प्लान बनाया है। ठीक है ना, तो आप जैसे हमको चाहिए लगभग हमारा जो टारगेट है 87 या 100 मिलियन टन बाय 2047, जो अमृत काल जो हमारा है, और उसमें आप लगभग आपका जितना भी इवन काफ़ी डीजल के ऊपर भी विचार कर रही है, क्योंकि इथेनॉल का बहुत ऐसे सेक्टर है जो आज हमें भी पता नहीं, जो इसकी जो पॉलिसी जो है इंटरवेंशन वो ज़्यादा उसको गवर्न करेगी कहाँ जाना है। ठीक है, लेकिन जो हमने पॉलिसी इंटरवेंशन बनाया है कि जो मक्का को आप आराम से 87 से 100 मिलियन टन की क्रॉप बना सकते हो बाय 2047।
ठीक है, 100 मिलियन टन। 100 मिलियन टन की क्रॉप जो आज 40 है, ठीक है। अब आपको आश्चर्य लगेगा, काफ़ी लोग मतलब ये भी कह रहे होंगे कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। 1000 लाख टन। हाँ, 1000 लाख टन। आज हमने यहाँ पे जो पहले मक्का होती थी, जैसे मैं आप 15-16 साल पहले की बात करूँ तो 170 लाख टन की थी, बस 17 मिलियन टन 18 मिलियन टन की क्रॉप होती थी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, 15 एक साल तो पहले। पिछले 15 साल में हमने इसका उत्पादन डबल से ज़्यादा कर दिया, हम्म, किया ना। हम्म। तो अब आप देखिए, हमें डबल ही तो करना है 42 को। तो ये एनवायरमेंटली तो भी सस्टेनेबल लग रही है तो और हाँ, फार्मर के लिए भी सस्टेनेबल है, फार्मर तभी के लिए बढ़ रही है। हाँ, और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। चावल से इसका ड्यूरेशन 10-20 दिन कम ही रहेगा, ठीक है। और फिर आपको मल्टीपल सीजन में ले सकते हो, 2 सीजन में ले सकते हो, 3 सीजन में ले सकते हो, ठीक है। और पानी कम लग रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्रॉप जो आपकी भविष्य की फसल है, और जो अगर हम पुराने लोगों की बात करें, जैसे बोरलॉग जी हैं, बोरलॉग साहब ने 2005 के बाद ये कहना शुरू कर दिया था कि नेक्स्ट रिवोल्यूशन विल बी फ्रॉम मेज। मक्का एक नॉर्मल बुर्लाग ने कहा था जी, ठीक है ना। अभी जो पिछले 2-5 डिकेड्स थी राइस और वीट की थी, अगली जो डिकेड्स आएगी वो मक्का की आएगी, ठीक है। तो ये विश्व लेवल पे हो रहा है, ये अपने विश्व में जो हरित क्रांति विश्व में के हो रहा जनक- है। और हमारे विश्व यहाँ में जो हरित क्रांति के जनक रहे हैं नॉर्मल बोरलॉग, भारत में तो हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन जी हैं। दुनिया में अगर हरित क्रांति के जनक की बात होती है तो नाम है वो नॉर्मन बोरलॉग के। बोलोगे, उन्होंने ये बात कही जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगला जो 5 दशक होगा वो मक्का का होगा, वो राइस का नहीं है, वीट का नहीं है। राइस और वीट का नहीं है, क्योंकि सेचुरेशन आ गया है। आप जो इसकी यूटिलिटी है, यूटिलाइजेबिलिटी है, बाकी लोग कहेंगे कि हाँ चलो फूड इंडस्ट्री डायरेक्ट फूड में जाएगा, बाकी जगह जाने का इसका पॉसिबिलिटी कम है, जिससे आप इनडायरेक्ट कन्वर्जन करते हो। देखो, मक्का भी इनडायरेक्टली अगर देखें तो फूड में जा रही है, कितनी, ये 10-25% इथेनॉल को छोड़ दो, बाकी स्टार्च लगभग फूड या बाकी सेक्टर में जा रहा है। और पोल्ट्री फीड और एनिमल फीड तो फूड के लिए जा रहा है। किस लिए खिला रहे हैं हम पोल्ट्री को और एनिमल को? इसलिए खिला रहे हैं कि हम बाद में एक प्रोटीन रिच फूड ले सकें। हमारे पास जो कंजप्शन है मक्का का वो काफ़ी है, तो उसकी वजह से हम लोगों ने ये पर्सपेक्टिव प्लान बनाया। इवन 30-35 तक भी हमने 65 से 70 लाख टन, मिलियन टन, 650 से लाख टन। 750 लाख टन मक्का पैदा करेंगे। बस इसमें जो मेन चीज़ 1930-35 है, तक। हमें पॉलिसी स्टेबिलिटी चाहिए। पॉलिसी स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कि आप एक अच्छा इकोसिस्टम दें, जो इकोसिस्टम अभी चल रहा है उसको भी थोड़ा और सुदृढ़ करें इन टर्म्स ऑफ फार्मर को उसकी प्राइस देने में, ठीक है। प्राइस आप स्टेबिलिटी रखें। दूसरा, आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस पर इतना करना है कि आपका आंकना है कि हमारा देश कितना पैदा कर सकता है, ठीक है। आप इंपोर्ट तो आज कर लोगे, आज आप कह दोगे कि साहब मेरे को आज सस्ती मिल रही है, वो कल के दिन आपको महंगी मिलेगी। वो इंपोर्ट वाला कह देगा मैं बहुत आज नहीं इंपॉर्टेंट दूंगा। बात है। कल के दिन वो कहेगा मैं महंगी दे रहा हूँ, फिर आप क्या मोनोपोली करेंगे? उसकी होगी फिर वो मोनोपोली हो जाएगी और उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे। मैं बताऊँ, जापान जैसा देश अभी मक्का के लिए दूसरे देशों पे निर्भर है, क्योंकि वो उगा नहीं सकता, उसके पास तो लिमिटेड लैंड है। हमारे पास तो 12 मिलियन हेक्टेयर राइस, जो राइस फेलोज का ऐसा एरिया है, उसमें आप आराम से 3 मिलियन हेक्टेयर में भी अगर मक्का लाते हो, क्योंकि मक्का फोटो और थर्मो इंसेंसिटिव है। मतलब कहने का मतलब यह है कि राइस फेलोज खाली होता है अक्टूबर से लेकर जनवरी तक। कोई अक्टूबर में होगा, कोई दिसंबर में होगा, जनवरी तक। आपको ऐसी फसल लगानी है जो अक्टूबर से लेकर जनवरी तक कभी भी बो, कभी भी काट सकते, ठीक है। तो उसमें आपकी जो बिल्कुल एक फोटो और थर्मो इंसेंसिटिव कहते हैं, जो प्रकाश के लिए और प्रकाश किरणों के लिए भी इंसेंसिटिव हो, जिसमें आपकी मक्का हो गई, सूरजमुखी हो गई, मूंग हो गया, इन फसलों को बोएं। अगर आप उसमें चिकपी बो रहे हैं, लेंटिल बो रहे हैं दिसंबर में जाके, तो आपकी फसल पेरिश हो जाएगी, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप बेसिकली मतलब ऐसी मैपिंग करें कि जहाँ पे ये चीज़, अगर 3 मिलियन हेक्टेयर उसमें लाते हैं और वो जो क्रॉप आएगी लगभग 7 टन की प्रोडक्टिविटी की, मिनिमम 7 टन की प्रोडक्टिविटी अश्योर्ड मानो, ठीक है। तो आपने 21 मिलियन टन तो यहीं बढ़ा लिया, जो आज की डेट में 1 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। 3 मिलियन हेक्टेयर और ऐड कर दो बंगाल में, आसाम में, उड़ीसा के अंदर और बिहार के अंदर, ठीक है। इवन लास्ट ईयर जो हमारा कैचमेंट एरिया प्रोजेक्ट है, लगभग हम 78 जिलों में जा रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। ये 78 जिलों का प्रोजेक्ट जी, 78 जिलों का। तो उनमें हमने ये किया कि जो ईस्टर्न यूपी है, ईस्टर्न यूपी में भी रबी और स्प्रिंग में मक्का बहुत अच्छी क्रॉप निकल के आ रही है और किसान इसको अपनाना स्टार्ट कर दिए। हमने मतलब अच्छे खासे डेमोन्स्ट्रेशन किए, किसानों को ट्रेनिंग की, हैंड होल्डिंग की, इंडस्ट्री के साथ लिंक किया। इंडस्ट्री इटसेल्फ, कुछ इंडस्ट्री है वो खुद भी काम कर रही है इसके ऊपर, तो वहाँ पे एक नई इकोलॉजी आ रही है। आसाम का हमने एग्जांपल बताया, आसाम में इसका उत्पादन 2 साल में डबल हो गया,
जो हमारे भारतीय कितना मक्का अभी है? अभी वहाँ का जो उत्पादन है लगभग आपका 6 मिलियन टन है। ठीक है, 6 मिलियन टन। 6 मिलियन टन। एरिया एरिया लगभग 1 एरिया लाख हेक्टेयर। एरिया उसका है लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर, 1 हाँ, से सवा तभी लाख। इतना होगा। ठीक है, तो उसका जो उत्पादकता बहुत अच्छी है। ठीक है, तो वो देखो पंजाब से ऊपर निकल गया। अगर डाटा की बात करें भारत सरकार के, पंजाब में क्योंकि स्प्रिंग मेज के डाटा रिपोर्ट नहीं होते, तो उसकी वजह से बात करें तो उससे निकल गया। तो ऐसे काफ़ी उदाहरण हमारे पास है जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि मक्का जितनी चाहिए, एथेनॉल की जो ज़रूरत है ज़रूरत वो है, मक्का पूरा कर सकता बाकी इंडस्ट्री को बिना कोई अफेक्ट किए हुए इथेनॉल की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। और एक ऐसा इकोसिस्टम बन सकता है जिसमें किसानों को भी फ़ायदा होगा, इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होगा, और एक हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, रणनीतिक, जो हम कहते हैं कि हम लोग बाहर से विदेश में लोगों को कहेंगे कि भाई 30% पेट्रोल तो हम खुद पैदा कर लेंगे, आप बाकी करो। अगर आप बात करें विश्व स्तर पे तो अमेरिका अकेला 150 मिलियन टन मतलब 1500 लाख टन मक्का से इथेनॉल बनाता है हर साल। है। ठीक है, अगर अमेरिका 1500 लाख टन मक्का से इथेनॉल बना सकता है तो क्या हम 50 मिलियन 500 लाख से नहीं बना सकते? तो हमारी तो डिमांड ज़्यादा ही है। बिल्कुल। अगर एनर्जी डिमांड देखेंगे, अमेरिका इतना बना रहा डॉक्टर साहब, तो फिर ये भारत में डंप करने का क्यों इतना बार बार कोशिश कर रहा है? भारत में डंप तो कर दो। उसका उत्पादन ही 4000 लाख टन है। 4000 लाख टन है। हाँ, जो 1500 मतलब 1/3 उससे बना रहा है, तो उस उत्पादन ही इतना है, वो करेगा क्या? तो हमें आपने इशारा तो कर दिया, हमें इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना एथेनॉल की ज़रूरत है वो सब पैदा करने की क्षमता है। आप एक बार इकोसिस्टम को एक्सप्लोर तो करें, मेरा ये मानना है। ठीक है, आप Import एक्सप्लोर नहीं करो, करना चाहिए आपको तो। हाँ आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखो। इंपोर्ट तो उसी पे करते हैं हम, इंपोर्ट डिपेंडेंट उसके लिए होते हैं कि अगर ये हमारे मतलब इकोनॉमिकल नहीं है तो हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और उसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं थोड़ा सा। अगर आप पूरे ये कहते हैं कि मैं इंपोर्ट करके वहाँ से इथेनॉल बना रहा हूँ, तो इन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना सस्टेनेबल नहीं है जितना कि आप अपने यहाँ पैदा करके बना लें। अपने यहाँ पैदा करो और उसको करो। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मतलब ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है और हम लोग इसके ऊपर काफ़ी बार चर्चा भी करते हैं। ऐसी चीज़ क्या है जो अमेरिका पैदा करता है वो सस्ती है और इंडिया पैदा करता है वो महंगी है? हो सकता है? बहुत मुश्किल चांसेस है, क्योंकि आप समझ पाओगे कि जो वहाँ की जो लेबर वेजेस बाकी सब चीज़ें आप देखो, या बड़े फार्म भी देख लो, छोटे भी देख लो, सब्सिडी देते हैं, हाईली सब्सिडी, तो वो उसको लेके लेके तो आप कहोगे नहीं इंटरनेशनल मार्केट में मक्का का प्राइस ये, अरे इसीलिए है भाई वो वहाँ पे सब्सिडी बहुत सब्सिडी है। ठीक है, अगर वो उतना ही आप दोगे, इंडिया में बताओ कितनी सब्सिडी होती है एक एवरेज मक्का के फार्मर को? आप 6000 रुपये 8000 रुपये आप मान लो फर्टिलाइजर में, उसके अलावा कोई सब्सिडी है? 10,000 मान लो एक हेक्टेयर में। ठीक है ना, सारी फर्टिलाइजर सब्सिडी मान लो, सब कुछ लेके। ठीक है ना, 5,000 का फर्टिलाइजर लगता है, 10,000 की सब्सिडी वाला और लग गया इसके साथ, 15,000 का फर्टिलाइजर। 5,000 तो किसान इन्वेस्ट कर ही रहा है, तो 10,000 की सब्सिडी मान लो। अब वहाँ की आप देख लो, 10,000 आपकी 50 से 60,000 रुपये इसकी एवरेज कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है, तो कितना परसेंट होगी? ठीक है, वो भी मैक्सिमम है। तो मेरा कहने का मतलब उतना हमारा नहीं है, इसलिए हमारी प्राइस कम्पिटिटिवनेस वैसी बनती नहीं है। नहीं बन रही तो आप उसी तरह का इकोसिस्टम बनाइए। अगर आप फार्मर को डायरेक्ट नहीं देना चाहिए तो इनडायरेक्ट दे दो, इनडायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ द गुड मार्केट प्राइस। भारत सरकार ने इस बार इंटेंशन भी शो किया है, 25 रुपये, मतलब 1 रुपया भी ज़्यादा रखते तो भी अच्छा। पहली बार आज़ादी में मेरे को लग रहा है, आज़ादी में पहली बार 25 रुपये मक्का की एमएसपी चावल से ज़्यादा है, मतलब चावल से ज़्यादा पहली बार एमएसपी मक्का की ज़्यादा है। तो सरकार की इंटेंशन दिख रही है, सरकार की इंटेंशन दिख रही है कि आपको मक्का पैदा करवानी, और यहीं से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो छूटी जा रही थी जी, कि पहली बार आज़ादी के बाद जी, चावल से ज़्यादा एमएसपी मक्के की तय की गई है। हाँ, तो ये डायरेक्शन है, सरकार की मंशा दिखा रही है कि मक्का उत्पादन सरकार बढ़ाना चाहती है। जी। तो मतलब यह है कि आप जो कह रहे हैं ना, जितना उत्पादन ओम प्रकाश जी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही इतना एरिया है जहाँ पे कोई क्रॉप सूटेबल हो ही नहीं रही बिकॉज ऑफ लो मार्केट अवेलेबिलिटी। वो मक्का हम कन्वर्ट कर सकते वो मक्का कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप तिलहन भी पैदा कर सकते हैं, तिलहन में मैंने सनफ्लावर का बता दिया। आप दलहन पैदा कर सकते हैं, मूंग पैदा कर लीजिए, ठीक है। सबको 3-3 मिलियन हेक्टेयर एरिया दे दीजिए, बढ़िया से उसका एकदम पूरा इकोसिस्टम बनाओ। हम लोग क्या होता है कि कभी कभार ये हमारा पर्सनल अनुभव है कि हम क्या करेंगे, या तो बीज बांटेंगे। अब बीज बांट दिया तो किसान को उगाने में कोई तो ले जाएगा 10 किलो उपजाएगा, कोई 5 किलो उपजाएगा, कोई कुछ भी नहीं उपजाएगा।
एक वहाँ पे आ गई। दूसरी बात है जिसने 10 किलो चलो सबने उपजा ली, अब उसका मार्केट अरेंजमेंट नहीं है तो अगली बार से किसान बोएगा नहीं। तो आपको एक इकोसिस्टम अप्रोच में करना है। इकोसिस्टम में मतलब आप इनपुट प्रोवाइडर्स, इनपुट भी आपके पास रहें वेल इन टाइम, फिर उसके बाद में उसको सलाह भी रहें, और फिर उसके बाद में वहाँ पे मार्केट अरेंजमेंट जो सबसे मार्केट मेन इम्पोर्टेंट, है। जो आपने मार्केट पहले लिया है ना, मार्केट लिया है तो किसान कुछ भी उगा सकता है इस भारत देश का, और हर जगह का उगा सकता है। ये मेरा जो हमने 15-16 राज्यों में अभी काम कर रहे हैं, हर जगह का उगा सकता है। मैं मक्का की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी फसल की भी बात कर रहा हूँ। जिसका भी आप मार्केट ले जाएंगे, जिसका भी अच्छा मार्केट होगा उसका आपका आराम से आपका क्रॉप की कल्टीवेशन बढ़ जाएगी। तो डॉक्टर साहब मक्के पे अब दुनिया की सबसे बड़ी फसल आप बता रहे हैं, जी हम तो तीसरी फसल पढ़ते आए हैं और जान रहे थे। तो एक ये जो है एक फैक्ट चेक भी है ये कि आपने बताया उसका उत्पादन कितना है विश्व में। तो सबसे बड़ी जो फसल है ये किसानों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक हो सकती है, और कहीं ना कहीं लाभदायक है इसलिए एरिया इसका बढ़ रहा। दलहन तिलहन का एरिया देखिए सरकार बहुत कोशिश कर रही है, नारेबाजी लग रही है, पीपीटी बन रहे हैं, प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, लेकिन एरिया घट रहा। इसका एरिया बढ़ रहा लगातार। तो इस पे बातचीत करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय हमारी एक लिमिट है समय की भी। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमने एथेनॉल पे बात करने के लिए आपको बुलाया था, लेकिन सेहत से जुड़ी ज़्यादा बात हुई है, इसके इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा बात हुई है। तो उम्मीद है कि हमारे सारे साथियों को, दर्शकों को, किसानों को और आम लोगों को, सबके लिए ये जो पॉडकास्ट है ये सबको अच्छा लगेगा और सब इससे कुछ सीखेंगे, खास तौर पे ऑफ्लाटॉक्सिन के मामले में। डॉक्टर साहब आप आए, हमें हमारे साथियों को के लिए अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी आपका और इस पॉडकास्ट का, कि हमें इस बात को साझा करने का मौका दिया। धन्यवाद।